कानून में बहुत बड़ा सुकम रह जाता है अगर एक भी फरीक को सुने बगैर कोई छोटे से छोटा फैसला भी कर दिया जाए, और ये तो बहुत बड़ा फैसला था। मुकदमा था सरकार बनाम फलां फलां, तो इसमें जब मुद्दई भी बीच में था तो आम हालात में मुल्ज़िम को नोटिस होना चाहिए। क्या उस वक्त के कायम मुकाम चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन की तकर्रुरी 1973 के आईनी तकाज़ों के मुताबिक थी? जस्टिस असलम रियाज हुसैन चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, वो मार्शल लॉ लगने पे उन्होंने हल्फ ले लिया एज गवर्नर पंजाब। अब गवर्नर पंजाब का उन्होंने हल्फ ले लिया तो मौलवी मुश्ताक साहब जो उनके बाद सीनियर जज थे उनको कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया टिल फर्दर ऑर्डर्स। टिल फर्दर ऑर्डर्स के मतलब है कि वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक्टिंग चीफ जस्टिस हो गए। ऐसा इम्कान इस आइन के तहत मुमकिन नहीं है। ये मसला फिर सुप्रीम कोर्ट में शायद गया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ही ने मुकदमा उनकी जानिब से दाखिल हुआ था कि चीफ जस्टिस साहब इस मुकदमे में नहीं बैठ सकते। उन्होंने सही हल्फ भी नहीं उठाया और उनका शायद ओहदा जो है इलेक्शन कमीशन का भी है। उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आ गया कि नुसरत भुट्टो के इसकी मौजूदगी में ऐसी सूरत हाल मुमकिन है, गोया के लॉ ऑफ नेसेसिटी नज़रिया ज़रूरत की मज़ीद इतलाक़ को बढ़ा दिया गया। ज़िया साहब ने अपने दौर में ये एक्टिंग जो था ये पूरे मुल्क में नाफिज किया हुआ था। एक्टिंग आईजी था, एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी था, एक्टिंग चीफ जस्टिस था, एक्टिंग चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी थे। तो मैं ये बात कहने वाला हूँ कि अप टिल 96 ये वबा जो है इतनी फैल चुकी हुई थी कि कोई ऐसा शोबा नहीं था जहाँ पे सरबराह एक्टिंग ना हो। और इसका फैसला बिल आखिर जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन ये कानून वही था, उसी वक्त का कानून था। उसकी तशरीह 1996 में की कि एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कायम मकाम चीफ जस्टिस हो ही नहीं सकता। क्या उस वक्त की लाहौर हाई कोर्ट एक कायम मुकाम चीफ जस्टिस के बतौर सरबराह होते हुए 1973 के आइन के आर्टिकल 192 के तकाजे पूरे कर रही थी? आईनी अदालत तब होती है जब आइन एनफोर्स होता है, और जब आइन एनफोर्स ना हो ये आइनी अदालतें नहीं होती, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स होते हैं। उसकी वजह यह है कि उस ज़माने में आइन मुअत्तल था, तमाम के तमाम इख्तियारात एक फ़र्द वाहिद में थे, वो जो मर्ज़ी चाहे कर ले, किसी को सिक्योरिटी ऑफ टेंजर नहीं था। इसमें चीफ जस्टिस और जजेस, इसमें यह नहीं है कि शैल कंप्राइज ऑफ एन एक्टिंग चीफ जस्टिस एंड जजेस। चीफ जस्टिस मुस्तकिल होना लाजमी है। तो इस लिहाज से वो उस वक्त के उस अहद के हाई कोर्ट को गैर आइनी कहा जा सकता है। 1973 के आइन के मुताबिक तो नहीं, उसी नज़रिया ज़रूरत के मातहत एक अदालत थी। इसका मकसद तो ये था कि इस फैसले को जो है किसी न किसी तरह ऐसे जज से फैसला लिया जाए जो भुट्टो के एंटी हो, और उसी यही थी। और जब ऐसी सिचुएशन हो तो आइन के तहत आप कैसे कह सकते हैं कि वो हाई कोर्ट जो उस वक्त थी वो आइनी थी। मैं समझता हूँ कि अगर चीफ जस्टिस भी थे, जजेस भी थे, और डिफ़ाइन किया है हाई कोर्ट मीन्स चीफ जस्टिस एंड जजेस, तो माइनस चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बनती नहीं। मुल्जिम की जानिब से किसी जज या ट्रायल कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार कानून की नज़र में क्या हैसियत रखता है? रवायत ये है, और ये रवायत बड़ी रासिख रवायत है, कि जज साहब ने ख़ुद अपने तईं अपने ज़मीर में जांच कर उस आईने में देख कर फ़ैसला करना है कि क्या ये साहिब जो मेरे ख़िलाफ़ शिकायत कर रहे हैं, इनकी शिकायत की बिना पर और जो उसके वाक़यात शिकायत में जिक्र कर रहा है ये, उसकी बिना पर मैं इंसाफ नहीं कर सकूँगा। जज को खुद हट जाना चाहिए। रवायत ये है कि जज खुद वो खुद इज्तनाब करता है, गुरेज करता है उस अदालत में या उस बेंच पे बैठने पे या उस मुकदमे की समाअत से, और ये बड़ी पुरानी ट्रेडिशन है। जो क्लेम्स होते हैं कि जी जज बायस्ड है, ये अक्सर क्या कहते हैं सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर ये
क्या कहते हैं एप्लीकेशंस दी जाती हैं कि जो जज बायस्ड है या जज ने पर्सनल मैटर को टेक अप किया हुआ है, तो इन कंसिडरेशंस या इन दरखास्तों को काफ़ी सीरियसली उठाते हैं, बिकॉज ट्रायल को और जुडिशल प्रोसेस को एक छोटी सी ऑब्जेक्शन की वजह से डिसरप्ट नहीं किया जा सकता। आम हालात में जब जज के ऊपर कोई अदम एतमाद करे तो इंसाफ के तकाज़ों को मलहूज़ खातिर रखते हुए द जज शुड रिक्यूज़ हिमसेल्फ। अगर न करे आप उसे मजबूर भी नहीं कर सकते। वो कहेगा ये मसला मेरे और मेरे ज़मीर का है, अगर मेरे ज़मीर ने कहा कि मैं इसमें बायस हूँ तो मैं फ़ैसला नहीं दूँगा। जज की पहली क्वालिफिकेशन ये होती है कि हर पार्टी को उसमें कॉन्फिडेंस हो। आप देखें कि इंग्लिस्तान में जब जजेस अपॉइंट हुए, जब एक ज़माने में वहाँ था तो वहाँ पर वो लॉर्ड चांसलर जजेस के नाम प्रपोज करता है। कई लोगों ने नुक्ताचीनी की कि जी आपने बड़े लायक आदमी छोड़ दिए हैं और मिर्च को आपने प्रपोज कर दिया है। तो उसने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जवाब दिया कि माय लॉर्ड्स, व्हेन आई रिकमेंडेड द नेम्स फॉर जजशिप ऑफ द हाई कोर्ट, आई हैड ओनली 3 कंसिडरेशन इन माइंड। ए, that he should be a gentleman, B, that he should be a gentleman, 3, that he should be a gentleman, and I had no other consideration in my mind. जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नहीं है, 2 जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से। मौलवी मुश्ताक, चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, और अनवारुल हक साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान, दोनों के दोनों उनको सख्त अनाद थी, सख्त गुस्सा था, सख्त नफरत थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, जो उनके सामने मुल्ज़िम के तौर पे या अपीलांट के तौर पे पेश था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मौक़िफ़ था कि उन्हें लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच से इंसाफ की तवक्को नहीं है, खुसूसन चीफ जस्टिस जनाब मौलवी मुश्ताक से, जिन्हें उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में चीफ जस्टिस बनाने से इनकार कर दिया था। तो उन्होंने अपने वकील से कहा था, अवान साहब से, उनके जो डिफेंस काउंसिल थे, कि आप मेरे लिए एडजर्नमेंट मांगे। मुकदमा चलता रहा, अवान साहब ने एडजर्नमेंट की दरख्वास्त शायद नहीं की, तो भुट्टो साहब ने अंग्रेज़ी में कहा, डैम इट, वाई डोंट यू आस्क इट। जब लफ्ज़ डैम इट को सुना मौलवी मुश्ताक हुसैन ने, उन्होंने कहा कोर्ट में आपको ये अल्फाज इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, या उन्होंने कहा ये बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। भुट्टो साहब ने कहा कि मैं परेशान था जिस वजह से मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल कर दिए। मुझे याद पड़ता है कि मौलवी साहब ने कहा वी डोंट केयर। इस पर भुट्टो साहब ने कहा आई हैव टेकन अनफ ऑफ इट। मौलवी मुश्ताक हुसैन ने उनसे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय अनफ ऑफ इट, उन्होंने कहा अनफ ऑफ इंसल्ट्स फ्रॉम यू। उस पर फिर मज़ीद, यहाँ तक भी शायद मामला अनाद तक के दिखाई न देता, इस पर मौलवी मुश्ताक हुसैन ने पुलिस वालों से कहा इस मुल्ज़िम को ले जाएं जब तक कि इसका दिमाग दुरुस्त ना हो जाए। ये सूरत हाल यकीनी तौर पर ऐसी थी कि मैं इसे कहूँगा कि मैं LFIDC में आ जाती है। वो मेरे ख्याल में मौलवी साहब की ज़्यादती थी, क्योंकि वो बहुत ही यानी ज़बरदस्त आदमी थे और वो भुट्टो के दुश्मन थे, और उनको चाहिए था कि इस केस में ना बैठते तो बेहतर था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक सईद हसन ने केस के दौरान कुछ बेकायदगियां देखते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। रात खाना था मौलवी साहब के घर में, मेरे सामने उनका केस सुन रहे हैं और 9 करोड़ गाली निकालनी शुरू कर दी भुट्टो को। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा मौलवी साहब, आर यू हिज जज और आर यू हिज प्रोसिक्यूटर? यू आर नॉट ओनली हिज प्रोसिक्यूटर, यू आर ए पर्सन हु इज हैविंग टिरनिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम, जैसे बदमाशों का एटीट्यूड होता है। एग्जैक्टली उसने ऐसी बातें करनी शुरू कर दी। मुझे गुस्सा चढ़ गया, लिहाजा मैं वहाँ से उठकर चला गया। खाना भी नहीं खाया, खाने की टेबल से उठकर चला गया। मैंने कहा भाई ये बंदा जज है, कोई ये इंसाफ कर सकता है? इतना बोगस है उसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए, सिर्फ इसलिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसको जज नहीं, चीफ जस्टिस नहीं बनाया और सरदार इकबाल को बना दिया। पहले तो मैं इसके ख़िलाफ़ को ज़्यादा अपना बावाज़ बुलंद कुछ बात करनी चाहता था, फिर मैंने सोचा कि आप भी ये मेरा मौसम भी है, तो बेहतर है कि मैं रिज़ाइन ही कर दूँ, क्योंकि मैं ऐसे अदालत का जज नहीं बनना चाहता था जो
इस किस्म की हरकत करने पर तुला हुआ था। तो लिहाजा मैंने एक मिडल ऑफ द कोर्स जो मैंने एस्केप ढूंढा वो ये था कि मैं रिज़ाइन कर दूँ, इसलिए मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये जो ट्रांसफ़र किया गया वो इसलिए कि जो हाई कोर्ट जज साहबान थे उनमें से एक जज मौलवी साहब भुट्टो साहब से बहुत खफा थे और सुना है, उसने कहा था उसको मेरे पास भेजो, मैं इसको देख लूँगा। इस मुकदमे में सारा इन्हिसार वादा माफ गवाहों पर किया गया। क्या ऐसी सूरत में मुल्जिम को सजाए मौत दी जा सकती है? मुल्तानी गवाह या वादा माफ गवाह जो मैं बता रहा था आपको, ये तो सारा मसूद महमूद था और उसने सारी चीज़ें कही थी और उससे प्रेशर भी था। तो इस सूरत में यकीनन किसी आदमी को फांसी की सज़ा देना मेरी नज़र में तो सही नहीं है। अदालतों ने बार बार ये फैसले किए हैं, आला अदालतों ने, कि इसकी बात पे कतन कभी इन्हिसार ना करो, और इन्हिसार उस वक्त करो जब वो लिंक जो क्रिएट करता है उसको किसी और मोतबर शहादत के साथ आप उसकी तायीद करवा सकते हैं या करॉबोरेट करवा सकते हैं। अब ऐसा मुकदमा जिसमें करॉबोरेशन है ही नहीं, ऑफ दिस मॉरल रैच, ऑफ दिस अप्रूवर, दिस स्टेट विटनेस, टर्न कोर्ट, कोई उसकी कतन कोई तायीद नहीं, करॉबोरेशन कहीं से नहीं मिली कि भुट्टो साहब के साथ वो लिंक करे। सजाए मौत तो हो ही नहीं सकती। ना स्प्लिट डिसीजन पे, ना इन तरह के इंटरेस्टेड विटनेसेस पे, और ना इस तरह के क्राइम पे, कंस्पिरेसी टू कमिट मर्डर। अब यूजुअली मर्डरर्स को ट्रायल किया जाता है। इस एक अजीब सा केस है जहां मर्डरर्स ऑफ अहमद रजा कसूरी's फादर, उनको तो किसी ने नहीं छेड़ा। एक वादा माफ गवाह और 4 ऐसे गवाहान जिन्होंने एतराफ़ गुनाह किया था, जिनको बाद में सज़ाए मौत भी हो गई थी, तो क्या इन पर भी इन्हिसार करते हुए सज़ाए मौत दी जा सकती थी? मेरा जवाब होगा कि नहीं दी जानी चाहिए थी। ये मुल्ज़मान थे और इन्होंने भी बाद में रिव्यू पिटीशन की थी कि हमने किसी के कहने पर यह काम किया था और इनको तवक्कुआत ये थी कि हमें इसकी वजह से सज़ाए मौत नहीं होगी। अपील के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस की एक बेंच के 2 जजेस दौरान कार्रवाई अलग हो गए थे। बाकी 7 में से 3 जजेस ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शक का फ़ायदा देते हुए बरी कर दिया था। 4 जजेस ने उनकी फांसी की सज़ा बरकरार रखी। 4 जज ने फैसला दिया कि गिल्टी था, ने हम लोग 3 ने एक्विट किया, तो पीछे रिव्यू फाइल होया था। अभी रिव्यू इतना बेस होया था, मेरा ख्याल में रिव्यू एक ही पॉइंट पर करना था कि भाई 3 जज ने एक्विट किया है, ये नया पॉइंट है, सेंटेंस लाइफ करो। जिस केस में डायरेक्ट एविडेंस ना हो, पहले तो उसकी सज़ा का चांस ही बड़ा कम होता है, और अगर हो भी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको सज़ाए मौत का मसला मैंने अपने 60 साल वकालत के तजर्बे में मैंने कभी नहीं देखा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर सज़ाए मौत हो जाए। और फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी वो मुकम्मल नहीं था। सरकारी वकील असिस्टेंट एडवोकेट जनरल साहब वो भी फौत हो गए। वो सरकार के अपील लेके आए अपने बड़े अंदाज में, जैसे बड़ा अच्छा केस है, माय लॉर्ड माय केस इज कवर्ड ऑन ऑल फोर्स बाय लॉ ले डाउन इन जुल्फ़िकार अली भुट्टो's केस। जज साहब ने उसको देखा एंड इट्स अ वेरी गुड केस। सदर ये कहा, मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो उन्होंने फाइल उठाई, ऐसे रखी, a very good case is dismissed for citing a wrong judgment. So contempt was shown by the bar and the bench for this judgment. ये कौम बनेगी, ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। कबूल है आपको? इस कौम को दुनिया का लोहा बना के करेंगे। तो खिदमत करोगे, मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। हाई कोर्ट के जिस भी फैसले से आप अपील करें उसके लिए 30 दिन की म्याद कम से कम है।
सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अब यहाँ एक तजाद था, मौलवी साहब ने, मौलवी मुश्ताक साहब ने ये भी ज्यादती की कि भुट्टो साहब को सिर्फ 7 दिन दिए, क्योंकि हाई कोर्ट बतौर सेशन कोर्ट थी और सेशन कोर्ट के खिलाफ जो सज़ाए मौत की अपील है वो 7 दिन में होती है। तो जो तसव्वुर था हाई कोर्ट का वो बन गया सेशन कोर्ट वाला, जो सुप्रीम कोर्ट था वो बन गई हाई कोर्ट। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बीमारी की वजह से अदालत आने से कासिर थे, लेकिन अदालत ने समाअत उनकी गैर हाजिरी में भी जारी रखी। क्या कानूनी नुक्ते नजर से ऐसा करना मुमकिन है? मुल्ज़िम का ये हक है टू गेट हिज प्रेजेंस कंडोन्ड, सिर्फ और सिर्फ जब उसे चार्ज का जवाब देना होता है फिर उसे कोर्ट में होना चाहिए। जब मुल्ज़िम अपने बयान देने हैं 342 के, उसे कोर्ट में होना चाहिए। कानून ये कहता है कि जब तक मुल्ज़िम ना हो या उसका कोई नॉमिनेटेड बंदा अदालत में ना हो, किसी किस्म की कार्रवाई जो है फौजदारी नहीं हो सकती। अब आप देखें टेररिस्ट कोर्ट में ऐसे किया था कि उसकी एब्सेंस में मुकदमा चल सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटिस्फाइड कर दिया था। क्रिमिनल ट्रायल में तो आमतौर से अक्यूज को प्रेजेंट होना चाहिए हमेशा, लेकिन अगर किसी वजह से हेल्थ की बिना पर अगर वो नहीं आ सकते तो ट्रायल तो कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि वो अपने रिप्रेजेंटेड हैं बाय हिज काउंसिल, तो ट्रायल तो कंटिन्यू हो सकता है। कानून में शक का फायदा बिलाशुबा मुल्जिम को दिया जाता है, न कि मुद्दई को। इस मुकदमे में शक का फायदा हकीकतन किसे पहुंचाया गया? जी हाँ, उड़ा दी गई इस असूल की इन 2 फैसलों में, जो हाई कोर्ट का फैसला था और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला। फैसले के बाद बेंच के रुकन जस्टिस दुर्रा पटेल ने इस केस में सजाए मौत के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया। ऐसी डाउट होए उसमें जो 3 जज इक्विट करे, तो दूसरा मुल्क में तो मेजॉरिटी जजेस फिर बाद में सेंटेंस मॉडिफाई कर सकता। अगर 2 जज जो रिटायर ना हो गए होते, एक रिटायर हो गए और एक छोड़ गए, कैसे साहब जस्टिस कैसे छोड़ गए और जस्टिस वहीदुद्दीन साहब बीमारी की वजह से मुकदमे से हट गए, और ये दोनों जज साहिबान जहाँ तक हमें याद पड़ता है और जो कुछ भी तासुर मिला है, बल्कि एक आध किताबों में भी ये बात दर्ज है कि ये दोनों जज साहिबान इस हक़ में थे कि भुट्टो को शक की गुंजाइश दी जाए। तो इस तरीके से तो मेजॉरिटी ने शक की गुंजाइश जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देनी थी, लेकिन इन 2 जज के रिटायरमेंट की वजह से माइनॉरिटी ने शक की गुंजाइश जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दी, लेकिन मेजॉरिटी ने इसके ख़िलाफ़, अक्सरियत ने इसके ख़िलाफ़ फैसला किया। क्रिमिनल ट्रायल में शक का फ़ायदा हमेशा मुल्ज़िम को दिया जाता है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि जिस तरह इट हैज़ टू बी बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, तो अगर कोई डाउट है तो वो फ़ायदा मुल्ज़िम को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो सरासर जो शक का फ़ायदा है वो तो दिया गया गवर्नमेंट को, स्टेट को, प्रोसिक्यूटर को दिया गया रादर देन मुल्ज़िम। किसी भी सूरत में इस केस में मौत की सज़ा नहीं हो सकती थी, चाहे आप उनको बेनिफिट ऑफ डाउट से भी अगर उनको आप मुस्तस्ना करार दे देंगे, ठीक है जी, बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं देते, तब भी सज़ाए मौत नहीं हो सकती। ये तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि द बेनिफिट ऑफ डाउट इज़ गिवन टू द एक्यूज्ड। लॉ में, जूरिस्प्रूडेंस में है कि एक्यूज इज़ द ब्लू आइड बॉय ऑफ लॉ। ये जूरिस्प्रूडेंस की ये कहती है, जस्टिस ये कहती है दैट 9 गिल्टी मैन मे गो फ्री बट 1 innocent person should never be hanged, should never suffer. This is the essence of justice. जिस शख्स को आपने सजा देनी है उसके खिलाफ केस साबित होना चाहिए बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। 18 मार्च सन 1978 के दिन इस मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुजरिम करार दे दिया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 4 अप्रैल सन 1979 को इस फैसले पर अमल दरामद के साथ पाकिस्तानी सियासत का एक अहम बाब खत्म हुआ। गढ़ी खुदा बख्श जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आखिरी आरामगाह करार पाई और यूं ये मुकदमा आने वालों के लिए अनगिनत खदशात और सवालात छोड़ गया। मुकदमे का कत्ल था, मुकदमे का बहीमाना कत्ल था।
एक जज के भी इख्तलाफ पे कभी तारीख में सजाए मौत नहीं हुई। एक ट्रायल, उसमें कन्विक्शन, अपील का डिसमिस होना, रिव्यू का डिसमिस होना, फिर उसके बाद मेरी मर्सी पिटिशन थी, प्रेसिडेंट को मर्सी पिटिशन तो नहीं थी लेकिन रिप्रेजेंटेशन थी, इसमें मैंने कहा था ज़ियाउल हक को खुदा के वास्ते आप न दे सका। It has not left a good impact on our judicial system. ये इस बात की शहादत देता है कि जो हमारा सिस्टम है it can be manipulated. It was a classic example of manipulation of judicial system. बिला शक व शुबा इंसाफ का लफ्ज़ कत्ल तो नहीं इस्तेमाल कर सकता, इंसाफ के साथ ज़्यादती हुई है। अल्लाह ताला मग़फ़रत दे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ उस मुकदमे में इंसाफ नहीं हुआ, लेकिन साथ ये भी है कि हम सब ने अपने साथ इंसाफ नहीं किया। मैं तुम्हें गवाह देता हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह ताला के हाज़िर नाज़िर करके गवाह देता हूँ कि मुझे इक़्तिदार का हवस नहीं था। मैंने इक़्तिदार की कुर्सी को पहले ठोक के ताशकंद के बाहर फेंक के रखा था। क्यों मैं इक़्तिदार चाहता था? मैं इक़्तिदार बज़ाते खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए नहीं चाहता था। मैं इक़्तिदार गरीबों के लिए चाहता था, मैं इक़्तिदार मेहनत कशों के लिए चाहता था, मैं इक़्तिदार आवाम के लिए चाहता था, मैं इक़्तिदार आम के लिए चाहता था।